20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। कोरोना केस में भले ही कुछ कमी आई हो, लेकिन सीएम गहलोत लोगों को अभी कुछ खास छूट देने के मूड में नहीं है। सीएम ने बुधवार को सभी जिलों में धारा 144 को 21 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया और फिर गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के आते ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। पहले 20 अप्रैल को 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए सभी कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के अधिकार दिए थे और अब इसका समय फिर बढ़ाया गया है। गृह विभाग की अधिसूचना के बाद अब प्रदेश के सभी कलेक्टर अपने स्तर पर धारा 144 लगाने के अलग से आदेश जारी करेंगे। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन के प्रावधान पहले से ही लागू हैं। धारा 144 लागू होने के बाद 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है। ये शर्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगाने पर भी होती है। महामारी कंट्रोल के लिए लगाई गई धारा 144 में वैसे ही प्रावधान होते हैं, लेकिन इसे लागू करने का तरीका अलग होता है। प्रदेश भर में कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल करने के लिए ये पाबंदियां लगाई गई हैं। गहलोत सरकार ने ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ कोरोना से ठीक हुए लोगों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है और इससे अब तक राज्य में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यही वजह है कि सीएम गहलोत ने पहले तो इसे राजस्थान की हेल्थ इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में शामिल करने का फैसला किया और फिर इसे महामारी घोषित करने का फैसला कर लिया। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के पीछे सरकार का कहना है कि इस फैसले के बाद अब इस बीमारी की प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग हो सकेगी, साथ ही इलाज को लेकर भी गंभीरता बरती जा सकेगी। आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर के अलावा सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा और अन्य जिलों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है और प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 400 मामले हैं। अकेले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 45 से अधिक मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में 33 बेड का वार्ड फुल होने के बाद अलग से नया वार्ड बनाया गया है। जयपुर के निजी अस्पतालों में अब तक इस बीमारी के 70 से अधिक केस आ चुके हैं। जोधपुर में एम्स और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। बीकानेर में भी 30 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण और ताऊते तूफान से मुस्तैदी से निपटने के लिए सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सवाई माधोपुर के सभी पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को हमेशा अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। एसपी ने जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ साथ ये भी कहा कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी अधिकारी सजग रहें और मुस्तैदी से काम करें। इसके अलावा उन्होंने ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से भी बचकर रहने की सलाह दी है। इस कोरोना की लड़ाई में सवाई माधोपुर के अंदर मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। जो नंबर ऑफ चालान हुए हैं, जो कार्रवाई हुई है, अगर हम जनसंख्या को देखें तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। उसमें हमारे जवानों का बड़ा मुख्य योगदान है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसलिए हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने ये छोटा सा कदम उठाया। 12 से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ कोरोना के फैलने से बेपरवाह भीड़ एक धार्मिक आयोजन में शामिल हो गई। इस कार्यक्रम के दौरान इन लोगों ने कोरोना निर्देशों का भी ख्याल नहीं रखा और मंदिर के बाहर सैकड़ों की संख्या में जुटकर पूजा की। इस भीड़ में बुजुर्ग से लेकर महिलाएं, बच्चे और बड़े हर उम्र के लोग शामिल दिखे। आस्था में डूबे ये लोग एक दूसरे के इतने करीब खड़े दिखे जैसे महामारी का खतरा खत्म हो चुका हो। कोरोना निर्देशों को पूरी तरह नजरअंदाज करके धार्मिक आयोजन में जुटे इन लोगों में किसी ने भी मास्क लगाने तक की जहमत नहीं उठाई।
बताया गया है कि बाद में पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अग्निकुंड में ये आहुति कोरोना संक्रमण से मुक्ति और देश में सुख शांति और आरोग्य के लिए दी जा रही है। कोरोना से मुक्ति के लिए ये हवन पूजन दौसा के भोजबाड़ा गांव में आयोजित किया गया। इस पूजा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा गया। दरअसल जब पूरी दुनिया में कोरोना से बचाव के लिए जहां कोरोना गाइडलाइन के पालना करने की अपील की जा रही है, वहीं आध्यात्मिक सोच के लोग भगवान से कोरोना संक्रमण के खत्म होने की कामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में दौसा जिले के भोजबाड़ा गांव में भी ग्रामीणों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रामायण पाठन और हवन कार्यक्रम किए। साथ ही भगवान नरसिंह जी की आरती उतारकर कोरोना महामारी के खात्मे की प्रार्थना भी की। खाली खाली सड़कें और सुनसान पड़े इस गांव की तस्वीर देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस गांव में 1-2 नहीं 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। बैरिकेटिंग्स में घिरा ये डूंगरपुर जिले का माड़ा गांव है, जहां पुलिस के साथ गांव के युवाओं ने मिलकर ऐसा सख्त लॉकडाउन लगा रखा है कि किसी की हिम्मत नहीं कि घर के दरवाजे के बाहर एक कदम तक निकाल सके। दरअसल 4000 की आबादी वाले इस गांव में 110 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए, जिसमें से 3 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई और अब भी यहां 42 एक्टिव केस हैं, जिसकी वजह से गांव वाले सहमे हुए हैं। संक्रमण का डर न होता तो दुख की इस घड़ी में गांव वाले एक साथ होते, लेकिन संक्रमण के डर और एक दूसरे की जान बचाने के लिए यहाँ के युवाओं ने एक कमेटी बनाकर स्थानीय पुलिस के साथ मोर्चा बना लिया और ऐसा लॉकडाउन लगा दिया कि कोई भी अब कोरोना संक्रमित न हो जाए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए गहलोत सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मजदूरों और दूसरे व्यापारियों की तरह शराब व्यापारियों का भी हाल बेहाल है। बाड़मेर के व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से शराब की बिक्री गिरकर 20% तक पहुंच गई है और इस गिरावट की वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी नुकसान को कम करने के लिए शराब व्यापारियों ने जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंचकर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि आबकारी नीति 2021-22 में शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रखने का प्रावधान था। साथ ही साथ सरकार की ओर से शराब के ठेकेदारों से निर्धारित न्यूनतम गारंटी वसूलने का प्रावधान तय किया था, लेकिन कोरोना की परिस्थितियों के बीच राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को सुबह 11 बजे तक ही खुले रखने की छूट दी है। लिहाजा वो चाहते हैं कि फिलहाल उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी जाए। बाध्य होकर यहाँ आरटीओ साहब के समक्ष पेश हुए हैं कि हमें या तो गारंटी में रियायत दी जाए या हमारे समय में कुछ सुधार किया जाए। कोरोना काल जो लॉकडाउन चल रहा है जब तक में। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर इलाके में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बन रहे मकानों के निरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा मौके पर पहुंचे थे। दरअसल जिला कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि गांधीनगर इलाके में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण का काम सुस्त रफ्तार से चल रहा है। ऐसे में इन घरों के आवंटन में देरी हो सकती है। आपको बता दें कि गांधीनगर इलाके में अल्प आय वर्ग के लिए 304 और निम्न आय वर्ग के लिए 192 मकानों का निर्माण हो रहा है। मौके पर पहुंचे कलेक्टर ने इस योजना को लेकर यूआईटी के अधिकारियों और नगर परिषद आयुक्त ट्विंकल गुप्ता से बात की और संबंधित ठेकेदारों को जल्द ही काम पूरा कराने का निर्देश भी दिया। इसमें ठेकेदार का जैसा बता रहे हैं कि ठेकेदार के पास तो कुछ काम करना है, तो मैंने हमारे यूआईटी के एक्शन साहब को बोला है कि उन ठेकेदार को बुलाए, आज या कल में उनको बुलाएंगे, उनको सुनेंगे क्या इशू है, क्यों नहीं इसका काम पूरा हो पा रहा है और उसके बाद में कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के पश्चात में इस पर प्रशासन देने की कार्रवाई करवाएंगे।
इन दिनों सोशल मीडिया पर वसूली वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरटीओ की जो गाड़ी नजर आ रही है वो जालौर के परिवहन विभाग की है और वहीं का कर्मचारी शेर सिंह वहां से गुजर रही गाड़ियों को रुकवाकर वसूली में लगा है। इस वीडियो में ये भी साफ साफ नजर आ रहा है कि शेर सिंह गाड़ी वालों से पैसे की डील तो कर रहा है, लेकिन वो पैसे अपने हाथों में लेने की जगह अपने ड्राइवर के हाथों में भिजवा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जालौर जौफर हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां गाड़ियों को रोककर उनके ड्राइवरों से वसूली की जा रही है। इस वीडियो को लेकर जालौर के परिवहन विभाग ने ये तो माना है कि वसूली करने वाला उसी के विभाग का कर्मचारी है और ये गाड़ी भी उन्हीं के विभाग की है, लेकिन जिला परिवहन अधिकारी का कहना है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कब का है। अब देखना ये है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, साथ ही ऐसी वसूली रोकने के लिए परिवहन विभाग क्या कदम उठाता है। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। कर्नाटक के कोडगु से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक हाथी ने बचाव दल पर ही हमला कर दिया। ये हाथी एक बड़े गड्ढे में गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर उसे निकालने की कोशिश शुरू की गई। सामने आई वीडियो में वन विभाग के लोग खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उस हाथी को गड्ढे से बाहर निकालते दिखे। उनकी कोशिश रंग लाई और हाथी बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसने खुदाई करने वाली मशीन पर ही हमला कर दिया। हाथी के तेवर देख वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसे भगाने के लिए पटाखे भी दागे गए। हालांकि बाद में वो बिना नुकसान पहुंचाए ही जंगल की तरफ भाग गया। गुजरात के अमरेली में ताउते तूफान की चपेट में आए कई पक्षियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ पुलिस वालों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया और जख्मी परिंदों को बचाकर उन्हें नई जिंदगी दी। अमरेली में चली इस मुहिम की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में एक पुलिस वाला एक पार्क के अंदर घायल पड़े तोते को एक कार्टन में रखता दिखा, जबकि कुछ लोग जहां तहां फंसे पक्षियों को उठाकर इलाज के लिए ले जाते दिखाई दिए। ताउते तूफान में कई पेड़ धराशायी हो गए, जिससे इन परिंदों के आशियाने उजड़ गए और उस पर भारी बारिश ने इनकी जिंदगी ही तबाह कर दी। एक दूसरी तस्वीर में कई तोते अपनी जान बचाने के लिए वहां के एक हनुमान मंदिर में दुबके दिखे, जबकि कुछ वहां की एक दीवार के सहारे छिप गए। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो सब पक्षी को ठीक हो जाने के बाद उसको छोड़ दिए। बताया गया है कि तूफान की वजह से घायल हुए करीब 1000 पक्षियों की जान बचाई गई है। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 बदमाशों ने मंदिर से दान पेटी चोरी कर ली। बताया गया है कि उस दान पेटी में करीब 1.5 लाख रुपए था, जिसे चोरी कर लिया गया। इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जिनमें 2 स्कूटर सवार मंदिर से दान पेटी चुराकर वहां से फरार हो गए। दान पेटी की चोरी से पहले वो लोग मंदिर के दरवाजे को तोड़ने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। आखिरकार एक चोर ने जोर से लात मारकर दरवाजे को तोड़ दिया और फिर मंदिर के अंदर जाकर दान पेटी उठा ली, उसे स्कूटर पर रखा और दोनों वहां से चले गए। उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना चेन तोड़ने के लिए बनाए गए राज्य सरकार के प्लान का असर दिखने लगा और वहां कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने का दावा किया गया। राज्य के गांवों में जब कोरोना के मामले बढ़े तो इससे निपटने के लिए बड़े कदम उठाए गए और मुख्यमंत्री और मंत्रियों समेत आला अधिकारी गांव में पहुंचने लगे। यही नहीं, वहां कोरोना टेस्ट और मरीजों के इलाज पर खास ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के जिला अधिकारी भी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। लखनऊ में भी डीएम ने गाँव में जाकर लोगों को जागरूक किया। वो वहां की गलियों में घूमे और घर घर जाकर लोगों से उनकी तबीयत पूछी। उनके साथ जांच करने के लिए टीम भी मौजूद रही, जिसने लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की। सबके इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना, अभी टेस्टिंग कर लीजिए। रायबरेली के गांव में भी कोरोना जांच तेज कर दी गई। मऊ जिले में भी सरकार की ओर से कोरोना फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए गए और गांव के लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी जांच भी की गई।
हमारी आशा बहु हैं, घर घर दवाई सबको वितरित कर रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकार की इसी प्लानिंग की वजह से गांव में कोरोना फैलने से रोकने में एक हद तक कामयाबी मिली है। संदेशा था कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलेगा, वो उस प्रकार से फैल नहीं पाया। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के गांव में योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के इस फॉर्मूले की WHO ने भी तारीफ की थी। कोरोना के खात्मे के लिए देश में कई हिस्सों में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हवन भी किया। इन लोगों का मानना है कि हवन करने से हवा में फैला वायरस खत्म हो जाएगा और हवा शुद्ध हो जाएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक गांव में कुछ लोग हनुमान मंदिर पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने हवन कुंड में गाय के गोबर के उपले और दूसरी सामग्री डालकर पूरे विधि विधान से पूजा की। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। पूजा करने के बाद उन्होंने उस हवन कुंड को सामान ढोने वाली एक छोटी गाड़ी में रख लिया। उसे पूरे गांव में घुमाया। किसी ने उसमें घी की आहुति दी तो कई लोगों ने घरों से बाहर निकलकर हाथ भी जोड़े। हमारे पर्यावरण को और हमको स्वयं को एक ऊर्जा देती है। कुछ इसी तरह उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बीजेपी नेता ने कोरोना के विनाश के लिए हनुमान चालीसा का पाठ और हवन करने के बाद हवन कुंड को एक ठेले पर रख लिया। फिर वो कुछ लोगों के साथ मिलकर एक इलाके में घूमे। बीजेपी नेता कुछ देर में शंख बजाते रहे और उनके साथ मौजूद लोग जयकारे लगाते रहे। हवा को शुद्ध करने के मकसद से इसी तरह ये लोग गली गली घूमे। दिल्ली के निरंकारी कोविड सेंटर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें डांस करवाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में कुछ डॉक्टर और नर्स हिंदी फिल्मों के गानों पर डांस करते दिखे। PPE किट पहने इन स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड केयर सेंटर का माहौल ही बदल दिया। कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई के लिए जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों ने थिरकना शुरू किया, बिस्तरों पर लेटे मरीज भी जोश से भर गए। इस महामारी को भूलकर वो लोग भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और डांस करने लगे। कुछ मरीज तो बिस्तर पर ही बैठे बैठे झूमते दिखे। स्वास्थ्य कर्मियों की यह कोशिश रही कि मनोरंजन के इस तरीके से कोरोना मरीज अच्छा महसूस करें। दिल्ली के करोल बाग इलाके में DDA की जमीन पर बनी गरीबों की एक बस्ती में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया है कि डर की वजह से वहां के लोग टीका लगवाने से कतरा रहे थे, जिसके बाद कलाकारों की मदद से उन्हें जागरूक करने की पहल की गई। इन लोगों को समझाने के लिए नुक्कड़ नाटक और कोरोना पर बनाए गए गीत का भी सहारा लिया गया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ कलाकार गाना बजाना करते दिखाई दिए, तो कुछ कलाकार तरह तरह के गेटअप में लोगों का मनोरंजन करते नजर आए। इतना ही नहीं, उस बस्ती के लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। कोरोना बहुत ज्यादा है, घर पे रहे, बेवजह कोई भी घर से बाहर न जाए। दावा किया गया है कि इस अभियान से लोगों में जागरूकता आई है। नुक्कड़ नाटक के बाद अब काफी लोगों में इस चीज का रुझान आया है, वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस अनोखे अभियान को वहां की पुलिस और उस बस्ती के लोगों की मदद से चलाया गया। हालांकि इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों की अनदेखी भी हुई। स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए पटना की एक छात्रा ने रोबोट बनाया है, जो कई तरह की जांच कर सकता है। बताया गया है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इलाज के दौरान डॉक्टरों को कोरोना मरीजों के पास जाना पड़ता है, जिससे वो भी इस महामारी की चपेट में आ जाते हैं। और इसी परेशानी को ध्यान में रखकर पटना के BIT यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इस छात्रा ने एक रोबोट बनाया है। इस काम में उसने अपने पिता की मदद भी ली। दोनों ने मिलकर एक ऐसा रोबोट बना दिया जिसके जरिए मरीज के शरीर का तापमान, खून में ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड प्रेशर, ECG, पल्स रेट और ब्लड शुगर की जांच की जा सकती है, वो भी बिना मरीज के पास गए।
यानी ये रोबोट ही मरीज के पास जाकर डॉक्टर की तरह सभी तरह की जांच कर सकेगा। दावा है कि इसके अलावा भी इसमें कई खूबियां हैं। किसी भी आम रोबोट की तरह खाना, पानी, मेडिसिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी पेशेंट के पास। इस रोबोट में ऑक्सीजन का एक छोटा सा सिलेंडर भी है, जिससे इमरजेंसी में मरीजों की जान बचाने में काफी मदद मिल सकती है। और आप देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। गाजा के शहर रफह से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दावा है कि ये फैक्ट्री इजराइल की तरफ से हुए हवाई हमले का शिकार हो गई, जिसके बाद आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार तेजी से चारों तरफ फैलता नजर आया और फैक्ट्री के ऊपर इस घने धुएं की चादर से आसमान भी पूरी तरह ढक गया। आग से बुरी तरह धधकती पेंट की फैक्ट्री के आसपास कई मकान होने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। इसी अफरा तफरी के बीच दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों को इस आग को काबू में लाने के लिए खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। काफी देर तक तो दमकल कर्मी भारी पाइप पकड़कर पानी की बौछार करते रहे, लेकिन आग में जलती फैक्ट्री में मलबे का अंबार इकट्ठा होने की वजह से पानी की बौछार को अंदर तक पहुंचाना आसान नहीं था, जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन के जरिए फैक्ट्री की दीवार को तोड़ा गया और काफी मुश्किलों के बाद किसी तरह आग को बुझाया जा सका। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में खून का घूंट पीकर बैठे फिलिस्तीनियों के सब्र का बांध ऐसा टूटा कि वो वहां तैनात इजराइल की सेना पर ही टूट पड़े। गाजा पट्टी में एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से जारी इजराइल के हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बात पर फिलिस्तीन के लोगों में बदले और गुस्से की ऐसी ज्वाला भड़की कि उसने हर तरफ आग लगा दी। सैकड़ों प्रदर्शनकारी इजराइल से हिसाब बराबर करने के लिए उसकी सेना के एक चेक पॉइंट के पास जुट गए और गाजा में अपने फिलिस्तीनी भाइयों के हक की आवाज उठाने लगे और उन्होंने जोर शोर से नारेबाजी भी शुरू कर दी। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारी दिन के उजाले में सूरज तले ही आतिशबाजी करते भी नजर आए। दरअसल इजराइल की सेना एक पहाड़ी पर तैनात थी, इसलिए प्रदर्शनकारी उनसे लोहा लेने के लिए पास के एक मैदान में जम गए, लेकिन इजराइल के सैनिकों ने आंसू गैस के इतने गोले दागे कि लोग भागने पर मजबूर हो गए। हालांकि वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में लोगों ने इजराइल के खिलाफ शांति से भी विरोध प्रदर्शन किया और फिलिस्तीनियों को आजाद कराने की मांग की। बड़े बूढ़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे तक गाजा में इजराइल के हमलों के खिलाफ सड़क पर डटे नजर आए, लेकिन सिर्फ सड़क पर कोहराम मचाकर ही नहीं बल्कि हड़ताल करके भी फिलिस्तीन के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। वेस्ट बैंक समेत यरूशलेम और इजराइल में बसे फिलिस्तीन समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए, जिससे बाजारों की रौनक छिन गई और सड़कों का नजारा तो ऐसा हो गया जैसे वहां कर्फ्यू लगा हो। अमेरिका की स्पेस सेना की ताकत और बढ़ाने के लिए फ्लोरिडा से दुश्मन देश की मिसाइल का पता लगाने वाला एक नया उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। 2, 1, and lift off. जंग के मैदान में अमेरिकी सेना का बड़ा साथी साबित होने वाले इस उपग्रह को $1 बिलियन की लागत से बनाया गया है। इस सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए एटलस 5 रॉकेट लॉन्च पैड पर बिल्कुल तैयार खड़ा नजर आया। जैसे ही उल्टी गिनती पूरी हुई, रॉकेट अपने सफर पर निकल पड़ा। रॉकेट ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते वो दूर आसमान में पहुंच गया। मंत्र मुग्ध कर देने वाले ऐसे नजारे को देखने के लिए समंदर किनारे लोगों का मजमा लग गया। महज कुछ ही मिनटों में सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच गई और पृथ्वी उसके नीचे नजर आने लगी। बताया गया है कि इस सैटेलाइट में इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं। जैसे ही कोई मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में लॉन्च होने वाली होगी, उसी वक्त सैटेलाइट उससे निकले गर्म धुएं के गुबार का पता लगा लेगी और हमला होने से पहले ही अमेरिका की सेना को चेतावनी भी देगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।